ठीक है, यस क्लास स्टार्ट करते हैं। मैग्नेटिक इंडक्शन लेक्चर नंबर 1। तो सबसे पहले हम लोग स्टडी करते हैं इसका ट्रेंड एनालिसिस। देखिए ये है आपका 2010 से 2022 तक की आए हुए क्वेश्चंस का एनालिसिस। जैसे 2010 में 5 है और जो 2022 है 1 है, 2023 में भी 1 से 2 क्वेश्चन आया है। तो थोड़ा सा नंबर ऑफ क्वेश्चंस डिक्रीज हुआ है, बट कोई जरूरी नहीं कि अगली बारी भी एक या 2 आएगा, 3 भी आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं। तो हम मैक्सिमम लेके चलते कि 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन तक का हम टारगेट लेके चलते हैं कि भाई यहाँ से स्कोर आप कर सकते हो। तो 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन बहुत ज्यादा हो जाते हैं बेटा। अगर आते हैं तो फॉर्मूला बेस्ड आता है। जैसे लास्ट टाइम भी जो आया था क्वेश्चन वो भी एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। ठीक है, तो इस चीज को छोड़ना नहीं। चैप्टर आसान है, तरीके से पढ़ना है, अपने नोट्स बनाए, अपने शॉर्ट नोट्स बनाए। ठीक है, एनालिसिस भी मैंने आपको बता दिया कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन रहते हैं। आप सोच के चलो कि 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे पेपर में। वेटेज जो है 3 to 4% रहता है इसका। क्लियर है ये चीज सबको? यस मैम। यस मैम। है ना, आप कभी ये नहीं सोचते, आपको लगता है फिजिक्स क्यों पढ़ रहे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आपके मेडिकल साइंस में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर इस्तेमाल होती है, स्कैनिंग के अंदर होती है, एक्सरेज में होती है, MRI मशीन में होती है। सो बहुत जगह पर ये यूज होती है। ठीक है, तो एवरीथिंग इज कनेक्टेड। उसको उसी तरीके से पढ़ा करो जो आपके लेवल तक आपको जाना जरूरी है, वो आपको बताया गया है। ठीक है, अब हम आते हैं आज के कंटेंट पे। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा वो क्या है? पहले सबसे पहले हम जो करेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स को समझेंगे। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, उसके बाद हम पढ़ेंगे फैराडेज ऑब्जर्वेशंस। फैराडे जो है जो हमारा पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है ना, उसका जो सेंटर है वो हमारे पास फैराडेज के लॉज है। ठीक है, तो उनके एक्सपेरिमेंट्स के अंदर क्या ऑब्जर्वेशंस, कौन सी ऑब्जर्वेशंस इंपॉर्टेंट थी, वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और ये लॉज क्या है, उन लॉज के बारे में सीखेंगे और इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहली बात आती है मैग्नेटिक फ्लक्स की। सो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर थ्रू अ सरफेस। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं हम लोग? फाई वी। यस, तो डेफिनेशन में क्या लिखेंगे हम? नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू number of magnetic field lines passing perpendicularly या perpendicularly लिख लो, perpendicular through a surface। ठीक है, जैसे एक सरफेस ड्रॉ करते हैं। मान लीजिए ये आपके पास सरफेस है, मान लीजिए ये सरफेस हो गया। ठीक है, और इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो पास कर रही हैं, लेट अस सपोज जो परपेंडिकुलरली जो इससे गुजर रही है वो कितनी है? 1 2 3। सो फ्लक्स कितना हो जाएगा? जितनी लाइंस उससे परपेंडिकुलरली गुजर रही हैं तो कितना हो गया? 3 हो जाएगा। ये सरफेस कैसे परपेंडिकुलर है? लेट अस सपोज ये आपके पास वो सरफेस है। ठीक है, और ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके अंदर जा रही है। क्लियर है ये चीज सबको? तो परपेंडिकुलर जा रही है ना, तो यहाँ पर मैंने आपको 3 शो करी है, तीनों परपेंडिकुलरली गुजर रही है। ओके, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कितनी, सॉरी फ्लक्स कितना हो जाएगा? 3। अब यहाँ पर हमारे पास 3 केसेस बनेंगे। देखो सबसे पहला जो केस है, केस नंबर 1, अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को स्ट्रॉन्ग कर दूं या मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग कर दूं तो क्या होगा? इफ मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग तो फ्लक्स बढ़ जाएगा। जब मैग्नेटिज्म एंड मैटर में हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी पढ़ी थी तो वहां हमने एक बात पढ़ी थी कि मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रॉन्ग होने का मतलब है, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम क्लोज कर देते हैं, डेंस हो जाती है, राइट। तो अगर मैं सेम सरफेस के थ्रू देखूं और मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा रही हूं तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो उससे पास करेंगी वो ज्यादा होंगी, कम होंगी? ज्यादा होगा। यस, तो मैंने सेम कॉइल लिया है, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड मैंने इंक्रीज कर दिया। इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, जो फील्ड लाइंस है वो क्लोज हो जाएंगी, डेंस हो जाएंगी, तो उतने ही एरिया से अब ज्यादा फील्ड लाइंस गुजर जाएंगी। यस मैम, तो फ्लक्स भी ज्यादा हो जाएगा। 3 और 4 गुजर गई तो फ्लक्स कितना हो गया? 4। यानी आप इस फर्स्ट पॉइंट से ये कंक्लूजन निकाल सकते हो कि आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है
उसको बढ़ाने की वजह से नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बढ़ रही है, यानी कि फ्लक्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड है। यस मैम। नंबर 1। अब दूसरा क्या चेंज कर सकते हैं, अगर मैं एरिया को बढ़ा दूं तो मैग्नेटिक जो फील्ड जो यहाँ पर था, मान लो यहाँ तभी बढ़ेगा। यस, तो सेकंड जो केस है उसमें मैं एरिया इंक्रीज कर रही हूँ, एरिया इंक्रीज, ठीक है। सो सेम जो आपके पास, मान लो मैंने आपको ये दिखाई है ऐसे थी, इसको मैं मान लीजिए मैंने इसका एरिया बढ़ा दिया, तो पहले इसमें से अगर 3 गुजर रही थी, पूरा वॉल्यूम के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा था, अब वो ज्यादा एरिया से गुजर रहा है। यस मैम। पर्पेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा हो गई, यानी फ्लक्स बढ़ जाएगा। तो अगर मैं एरिया जैसे बड़ा कर दूं, मैंने थोड़ा एरिया बड़ा कर दिया, तो इससे गुजरने वाली जो परपेंडिकुलरली जो लाइन गुजर रही थी वो ज्यादा हो गई, ठीक है। मान लीजिए 1 2 3 4 5 गुजर गई सपोज, तो फ्लक्स 5 हो गया। यहां से एक और कंक्लूजन ये निकल के आता है कि जो आपका फ्लक्स है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। जितना एरिया है उतनी ही नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉस कर जाएंगे या नहीं करेंगे? यस मैम। इन दोनों पॉइंट से एक फॉर्मूला हमारा निकलता है कि भाई जो फ्लक्स है दैट इज इक्वल टू बी इंटू ए, दोनों के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। और प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है, कांस्टेंट आता है, सपोज कांस्टेंट की वैल्यू 1 आई तो फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए, बट दिस रिजल्ट इज नॉट 100% ट्रू, नॉट 100% ट्रू। क्योंकि यस, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जरूरी नहीं है कि सरफेस के परपेंडिकुलर आ रहा है। तो केस नंबर जो 3 बनता है, केस नंबर 3 ये बनता है कि सपोज आपकी जो कॉइल है, ये मान लीजिए आपकी कॉइल है, सेम कॉइल ले लेते हैं हम लोग, और इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है वो एट सर्टेन एंगल आ रहा है, मान लीजिए ऐसे आ गया, राइट। अब ये परपेंडिकुलर नहीं जाएंगे ना फील्ड लाइंस। तो मैंने कैसे दिखाया, ये जो आपको दिखा रखा है सरफेस, ये अब रखा है, लेकिन फील्ड लाइंस जो इस तरीके से टेढ़ी आ गई, लेकिन फ्लक्स होता है कि परपेंडिकुलर कितनी सरफेस से पास होगी। तो ऐसे केसेस में जो मैग्नेटिक फील्ड और जो आपका ये सरफेस है, इनके बीच का एंगल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो थीटा हम कहाँ दिखाएंगे, किसी भी सरफेस को, किसी भी एरिया को हम एक वेक्टर से दिखा सकते हैं, एरिया वेक्टर। जो कहाँ होता है वो एरिया वेक्टर, परपेंडिकुलर टू दी सरफेस, यहाँ पर परपेंडिकुलर, ये एरिया वेक्टर हो गया आपका। इनके बीच में एक एंगल बनता है, ये थीटा हो गया। यस बिटवीन बी एंड ए, इसके ऊपर भी हमारे पास फ्लक्स डिपेंड करता है। तो जो ट्रू रिजल्ट है, ट्रू रिजल्ट क्या होगा, फाई इक्वल्स टू बी ए कोस थीटा। अब ये क्यों होता है, अभी ये भी देखो आप। अभी देखो, अगर मैं इस मैग्नेटिक फील्ड के 2 कंपोनेंट कर लूं, एक अलोंग दी एरिया वेक्टर, वो क्या होगा, बी कोस थीटा, बी कॉस थीटा और बी साइन थीटा। तो एक कंपोनेंट आया बी कोस थीटा, एक कंपोनेंट आया बी साइन थीटा। मुझे ये बताओ, बी कोस थीटा तो परपेंडिकुलरली जाएगा। यस मैम। जाएगा। देखो ऐसे आपके पास मैग्नेटिक फील्ड आया, सो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट ले लिया आपने, एरिया वेक्टर के अलोंग कह लो या सरफेस के परपेंडिकुलर कह लो, ठीक है। अब जो फील्ड लाइंस हैं वो सारी परपेंडिकुलर आ गई जब हमने कंपोनेंट ले लिया। सो ये तो है परपेंडिकुलर जो पास कर रहा है। बी साइन थीटा क्या बताओ, सरफेस से पास कर रहा है? नो मैम। बी साइन थीटा तो आपके पास ऐसे नीचे आ गया ना, तो सरफेस से पास ही नहीं कर रहा, इट इज नॉट पासिंग थ्रू सरफेस। तो हम इसको क्यों लेंगे फ्लक्स में? फ्लक्स तो था वो जो परपेंडिकुलरली एक सरफेस से पास कर रहा है। क्लियर है ये चीज सबको? यस मैम। ठीक है, तो हमारा जो ट्रू फॉर्मूला है बी ए कोस थीटा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जगह आगे इस्तेमाल होने वाला है। अब इसी को हम लोग एक और फॉर्म में लिख सकते हैं, स्केलर डॉट प्रोडक्ट। फाई क्या होता है? बी डॉट बी ए कोस थीटा। क्लियर है ये चीज सबको? अच्छा, यहाँ से अब आप इसकी आ सकते हो। अच्छा चलो एक और सवाल पूछती हूँ मैं आपसे, अगर आप एरिया को घटा देंगे तो भी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, चलो ये चीज मैं आपको लॉ में ही समझाती हूँ। अभी यही समझो कि एरिया आपने बढ़ा दिया तो फ्लक्स लाइन उससे रिलेटेड बढ़ गई, आपने मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाया
तो फ्लक्स लाइन रिलेटेड टू दैट सरफेस वो बढ़ गया। आपने एंगल भी चेक करना पड़ेगा क्योंकि उसके ऊपर भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस डिपेंड कर रही है। इन सभी फैक्टर्स को जब हम कंबाइन करते हैं तो हमारे पास जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आता है वो आता है phi इक्वल्स टू b cos थीटा, जिसको हम लिख सकते हैं phi इज इक्वल टू b डॉट a। अब मुझे इसकी यूनिट बता दो, यूनिट क्या होगी? टेस्ला मीटर वेट मैम, टेस्ला एरिया की होती है मीटर स्क्वायर एंड टेस्ला मीटर इज कॉल्ड वेबर। यस मैम। अच्छा मुझे बताओ, फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है? मैम यस, बी डॉट ये दो प्रोडक्ट क्या कह रहे हो बेटा? मैम दो वेक्टर का प्रोडक्ट स्केलर आएगा। यस, स्केलर प्रोडक्ट इज स्केलर प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट होता तो वेक्टर प्रोडक्ट होता, बट डॉट प्रोडक्ट होता ही स्केलर है तो क्वांटिटी वैसे भी नंबर है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलरली थ्रू द सरफेस। ठीक है, तो हमेशा याद करो, क्या याद रखो, क्या चीज चेक करनी है, क्या चीज चेक करनी है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर कौन सी है। ठीक है, ऐसे नहीं कि मान लो आपको यहाँ पर कुछ और एंगल दे रखा होता, सपोज कि आपको जो एंगल मिलता वो ये वाला दे रखा होता। ठीक है, लेना कौन सा है वो ध्यान रखना है आपको। एरिया वेक्टर जो है, एरिया वेक्टर के साथ आपको एंगल लेना होता है। क्लियर है ये चीज सबको? यस मैम एरिया वेक्टर जो होता है, मैम एरिया वेक्टर जो होता है वो ओपन सरफेसेस के लिए परपेंडिकुलर होता है ना? हाँ, देखो यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जो सवाल है, जो आपका बेसिक होता है। बेसिक क्या होता है? देखो, आपको ये पता होना चाहिए 2D सरफेस के लिए जो हम एरिया वेक्टर लेते हैं वो इधर भी ले सकते हैं और इधर भी ले सकते हैं। ठीक है, वो मर्जी होती है हमारी, हम हमारे क्वेश्चन के हिसाब से लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम लेते हैं, आप ये समझ लो कि जो छोटा एंगल बनता है हम उसकी तरफ जो है एरिया वेक्टर लेते हैं। और जब हम वॉल्यूम की बात करते हैं, वॉल्यूम में हमेशा हम लोग आउटवर्ड एरिया वेक्टर लेते हैं। मान लो मैंने क्यूब बना दिया, इससे क्यूब बना दिया, तो हमेशा मैं बाहर वाला लूंगी, जो भी बाहर वाला एरिया वेक्टर होगा। ठीक है, तो ये चीज हम लोग तब पढ़ते हैं जब हम लोग गॉस लॉ पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, जहाँ एरिया वेक्टर का डिस्कशन होता है अच्छा लेवल पे। जो 2D है, 2D के लिए हम कैसे दिखाते हैं, 3D के लिए हम लोग कैसे दिखाते हैं, अभी के लिए आपको ऐसा कोई कंफ्यूजन आएगा नहीं। ये याद रखिए, एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। यस रेशम बोलिए बेटा। मैम आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही, जो भी आप बता रहे थे अभी। नहीं मैम दिख रही है। मैम दी है, मैम दिख रही है। तो कभी भी आप लोगों को अगर स्क्रीन से रिलेटेड इश्यू होता है, एक बार दोबारा से क्लास ज्वाइन करके देखा करो। ठीक है, और कई बार क्या होता है, अगर मैं दोबारा से पेजेस को स्विच कर दूं ना, आगे पीछे ले जाती हूँ, तो दोबारा स्क्रीन चल जाती है, तो मुझे बता दिया करो, वो आगे पीछे कर देंगे फिर दोबारा इसकी नेक्स्ट वाली स्लाइड दिखा दीजिए। अभी आगे तो कुछ बताया नहीं, यही बताया मैंने। ठीक है, अच्छा आप लोगों के लिए मैं होमवर्क दे रही हूं। इसका मैम फॉर्मूला बताया था, इसके बाद वापस थोड़ा बता दो, मेरा नेट चला गया था। कहाँ से बताना बेटा? मैम आपने लिखा है ना मैम phi इक्वल्स टू ba cos थीटा, मैम इसके आगे से अच्छा, बता दो। इसके बाद मैंने आपको बताया कि ba cos थीटा यानी b डॉट a भी लिख सकते हैं। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? a डॉट b क्या होता है? a b cos थीटा। थीटा क्या होता है? एंगल बिटवीन a एंड b। यहाँ पर हमारे पास थीटा क्या? एंगल बिटवीन b एंड a। ठीक है, सो हम इसको डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर प्रोडक्ट होता है, और आप वैसे भी समझ सकते हो कि फ्लक्स जो है वो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है। सो नंबर जो होता है वो स्केलर होता है, कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती। तो जो आपके पास फ्लक्स है वो एक स्केलर प्रोडक्ट है, स्केलर आपके पास वैल्यू आएगी। यूनिट जो है बी की टेस्ला और ए की मीटर, जो आपके पास ये प्रोडक्ट होता है वो स्केल। अभी जैसे मान लो, दोबारा से बताती हूँ, देखो एक वेक्टर मान लो ए वेक्टर, दिस इज 2i कैप प्लस में 3j कैप प्लस में 4k कैप। एक बी वेक्टर है 5i कैप प्लस में 0j कैप प्लस में k कैप। अगर आप इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो क्या आता है? 5 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू में 1, तो एक नंबर निकल के आता है ना। यस मैम। तो एक नंबर क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी है। वेक्टर तो वो होता है जिसके पास डायरेक्शन भी हो और मैग्नीट्यूड भी हो, बट नंबर के पास तो मैग्नीट्यूड है बस, इसलिए हम उसको डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। क्लियर है चीज सबको? यस मैम।
ओके, अब आगे चलते हैं हम लोग। अब हम फैराडेज की कुछ, अच्छा मैं एक होमवर्क दे रही थी, होमवर्क आपका डायमेंशन फॉर्मूला निकालोगे आप लोग फ्लक्स का। मैम किसी ने भेजा था अभी कमेंट में। मैम ये रेशम ने दिया था। अच्छा निकाल के देख लेना आप, बताना नहीं है, सभी का खुद का ये काम है। डायमेंशनल फॉर्मूला ये खुद निकालेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फ्लक्स, ये आपका होमवर्क है यहाँ पर, ठीक है। नो 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 नो। अब आता है हमारे पास फैराडेज एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। देखो 3 इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस हमारे पास बेटा यहाँ से निकल के आती है। फ्लक्स तो सबको समझ में आ गया, ठीक है। बी आपके पास चेंज हुआ, फ्लक्स बढ़ गया, हुआ तो फ्लक्स बढ़ गया, ठीक है। या फिर आपके पास एंगल में तो फ्लक्स में चेंज आ गया। यस बेटा। हम मैग्नेटिक फील्ड की जगह क्या लिखेंगे डायमेंशन फॉर्मूला में? मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना यूजिंग F इक्वल्स टू QV क्रॉस मी। दिस इज योर हिंट, अभी इससे ज्यादा मैं नहीं बताऊंगी। अभी अपनी ऑब्जर्वेशन पे आ जाते हैं। ऑब्जर्वेशन नंबर 1, ऑब्जर्वेशन नंबर 1, सपोज आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड है, ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड हो गया, और इसके अंदर मैंने एक कॉइल रख दिया। कॉइल कैसा रखा मैंने? कंडक्टिंग, कंडक्टिंग कॉइल। अभी देखिए मैं क्या करती हूं, अगर मैं इस मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर दूं, दो चीजें हो सकती है। जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है, अभी देखो आपको दिख रहा है इनवर्ड फील्ड है ना, ये क्रॉस का मतलब क्या होता है? इनवर्ड फील्ड। अगर मैं बी को चेंज करूं तो क्या होगा, और बी को मैं कांस्टेंट रखूं तो क्या होगा? चेंज में हमारे पास दोनों चीज हो सकती है। मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करना मतलब मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा भी सकते हो, घटा भी सकते हो। उसकी जो स्ट्रेंथ है उसको आप बढ़ा सकते हैं, बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ज्यादा आ जाती हैं, घटाएंगे तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कम हो जाती है। तो चेंज में दोनों चीजें आती हैं, इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर वेरिएबल है। अभी मुझे एक बात बताओ कि जब मैग्नेटिक फील्ड को आप बढ़ाओगे तो इस कॉइल से भी तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो आएंगी वो ज्यादा हो जाएंगी। अगर आप डिक्रीज करते हो तो इस कॉइल से जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है वो घट भी जाएंगी। यानी बेसिकली आप ये कह सकते हो कि अगर आपने बी को वेरी कर दिया, ज्यादा कर दिया, कम कर दिया, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इस कॉइल से रिलेटेड चेंज होती हैं, ठीक है। ऐसे केसेस में इसमें एक इंड्यूस्ड करंट आ जाता है आई डैश या I1, कुछ भी लिख लो, एक इंड्यूस्ड करंट आएगा यहाँ पर, इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। जब भी एक कंडक्टिंग क्लोज्ड कॉइल, उससे रिलेटेड अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ रहा है या घट रहा है तो उस केस में उसके अंदर एक करंट दौड़ता है। उसका डायरेक्शन क्या होता है वो हमारा अगला लेक्चर है, ठीक है। वो हमारे पास अगला लेक्चर है जिसको हम लेंज लॉ के थ्रू सॉल्व करते हैं कि डायरेक्शन इस करंट का किधर होगा, ठीक है। वो हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। अभी बस इतना समझो कि अगर मैग्नेटिक फील्ड रिलेटेड टू द कॉइल इंक्रीज कर दिया या डिक्रीज कर दिया तो आपके पास उस कॉइल में क्या आएगा? करंट आ जाएगा, इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड करंट के लिए इंड्यूस्ड ईएमएफ आया होगा ना पहले? यस मैम। पहले तो आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस आएगा तभी तो करंट आएगा। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गया या इंड्यूस्ड करंट आ गया, आप दोनों बोल सकते हो। अगर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड में कोई चेंज आपने किया ही नहीं, सो मुझे बताओ क्या इस कॉइल से रिलेटेड नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बदलेगी? नो मैम। नो इंड्यूस्ड करंट, नो इंड्यूस्ड करंट ड्यू टू फील्ड, ड्यू टू फील्ड। अब आपने भी कहा क्लोज कंडक्टिंग कॉइल होगा, व्हाट इफ कि अगर ये ओपन कंडक्टिंग कॉइल होता तो? अभी मैं ये आप दिमाग में रखो, अभी जब मैं फैराडेज लॉ कराऊंगी ना वहां पर ये चीज एक्सप्लेन करूंगी। आपको जो कॉइल लेनी है वो क्लोज्ड लेनी है। क्लोज्ड में क्या होगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, इंड्यूस्ड करंट होगा। लेकिन क्लोज्ड कॉइल अगर नहीं होती है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ तो होता है बट इंड्यूस्ड करंट नहीं होता है, क्योंकि सर्किट क्लोज होना जरूरी है करंट बनाने के लिए, राइट। पोटेंशियल डिफरेंस तो आ सकता है एक तार के दोनों एंड्स पे, लेकिन तार जब तक पूरा जुड़ेगा नहीं, सर्किट क्लोज नहीं होगा तो करंट नहीं आता ना बेटा, राइट। तो क्लोज कंडक्टिंग कॉइल है, तो इससे रिलेटेड अगर बी को आपने बदल दिया तो यहाँ पर इंड्यूस्ड करंट भी है, इंड्यूस्ड ईएमएफ भी है। अगर मैं यहाँ पर क्लोज ना वर्ड यूज कर रही हूँ तो मैं आई एम नॉट श्योर कि इंड्यूस्ड करंट आ रहा है या नहीं आ रहा, बट इंड्यूस्ड ईएमएफ तो आएगा।
ओके ओके मैम। अब आते हैं हमारे पास ऑब्जर्वेशन नंबर 1। अभी हमने बी पे चेक कर लिया, अगर बी को चेंज करते हैं तो क्या कहानी है। अब हम ऑब्जर्वेशन नंबर 2 पे चलते हैं। ऑब्जर्वेशन नंबर 2 क्या कहती है, सेम मैग्नेटिक फील्ड हम रखेंगे, सेम मैग्नेटिक फील्ड, और इस फील्ड के अंदर वही आपने कॉइल रख दिया, लेकिन अब मैंने इस कॉइल का एरिया चेंज कर दिया। एरिया चेंज में दोनों हो सकता है, इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है। अब मुझे बताओ जरा, अगर आप एरिया बढ़ाएंगे, एरिया घटाएंगे, तो उससे रिलेटेड नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बदलेंगी ना। अगर मान तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ज्यादा पास करेंगी, अगर आपने कम करा तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कम पास करेंगे उस एरिया से, पास करेंगे। यानी चेंज हो गया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का चेंज हो गया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में चेंज हो गया। तो आप ये भी तो बोल सकते हो ना, फ्लक्स में चेंज हो गया। यस मैम, फ्लक्स चेंज। और पिछले केस में भी आप बोल सकते थे फ्लक्स चेंज, यहाँ पर भी फ्लक्स चेंज हो रहा है, क्योंकि फ्लक्स होता है बी ए कोस थीटा, बी बदला तो फ्लक्स बदल गया। यहाँ पर भी आपके पास एरिया बदला तो उस कॉइल से रिलेटेड नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो पास कर रही है वो बदल गई। यहाँ पर सबको समझ में आया। तो जब भी आपके पास ये चेंज होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द कॉइल, तो हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है, और अगर सर्किट क्लोज्ड है तो इंड्यूस्ड करंट आ जाएगा। अभी हमारा क्लोज्ड ही दिख रहा है, बंद है ना वो सर्कल, सो इंड्यूस्ड करंट आ गया। करंट की डायरेक्शन अभी फॉर एग्जांपल मान लो, डायरेक्शन क्या आएगी वो अभी हम आगे देखेंगे, वो डिपेंड करता है कि इंक्रीज कर रहे हैं या डिक्रीज कर रहे हैं लेंस लॉ के अकॉर्डिंग। तो अभी बस इतना समझो कि कॉइल से रिलेटेड अगर आपने एरिया बढ़ाया या घटाया तो उससे जाने वाली फील्ड लाइंस चेंज होती हैं, चेंज होने की वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस्ड करंट आता है। क्लियर है ये चीज सबको? मैम आपने ये फ्लक्स चेंज लिखा है? हाँ, फ्लक्स चेंज होगा ना। अगर देखो फ्लक्स होता है बी ए कोस थीटा, अगर बी चेंज करोगे तो फ्लक्स बदला, ए चेंज करोगे बदला। समझ आ गया, तो वो आपने जो लिखा था ना वो समझ नहीं आया। कर्सिव लिखते हो और छोटा लिखते हो, मुझे समझ नहीं आता इसलिए कभी कभी। ये मैं समझ सकती हूँ, मेरी डॉक्टर हैंड राइटिंग है। चेंज CHANG। यस, आपको ज्यादा छोटा दिख रही है, दिख नहीं रहा। ई और आर, लेकिन समझ तो आ जाता है। ऐसे डिफरेंस है मेरा ई और आर में, ठीक है? ओके मैम। धीरे धीरे सारी समझ जाओगे, मेरी भी और मैं भी तुम्हारी सारी समझ जाऊंगी, थोड़ा सा टाइम लगता है बस। मैम आप अपने पेन की निब को थोड़ा मैम थिक कर लो। हाँ, मैं ये सेटिंग आज ढूंढ रही थी, वो मुझे मिली नहीं, पता नहीं इसमें क्या प्रॉब्लम है। मेरा टैब देखो थोड़ा सा इतना बड़ा है, थोड़ा सा बड़ा और थोड़ा सा खुलासा लिखेगा तो बहुत ही खूबसूरत राइटिंग बन जाएगी। अच्छा ठीक है, आई विल ट्राई माय बेस्ट। ओके, दिल की आंखों से देखो उसको। हाँ दिल की अभी भी तो है। दिल की आंखों से देखो, सारे कीड़े मकोड़े समझ में आ जाएंगे। ऐसे ही है ना, सारी चींटियां लग रही हैं ये। अब तो ये बहुत भयंकर लग रहा है मैम अगर दिल में मैम इतना भी खराब नहीं लग रहा, सही तो है, समझ आ रहा है ढंग से। यस मैं हाँ, मजाक किया था। नहीं वैसे दिस इज वेरी नाइस फीडबैक। मैं कोशिश बहुत बार करती हूँ, बट मैं बार बार अपनी पुअर हैंड राइटिंग पे आ ही जाती हूँ। ठीक है, कोई बात मैम नहीं, आगे आ जाते हैं हम लोग। ऑब्जर्वेशन नंबर 3 ऑब्जर्वेशन नंबर 3 क्या है? पहले तो बी चेंज कर लिया, उससे भी इंड्यूस करंट आया। एरिया चेंज कर लिया, उससे भी इंड्यूस करंट आया। एक ऑब्जर्वेशन और करी उन्होंने, थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या है? एंगल चेंज। ऑब्जर्वेशन 3 क्या है? एंगल चेंज। मान लीजिए वही मैग्नेटिक फील्ड है आपका, ठीक है, और आपने इसके अंदर कॉइल को घुमा दिया। ये आपकी कॉइल है और आपने इसको इस एक्सिस के अबाउट घुमा दिया। तो जैसे फॉर एग्जांपल, कहाँ गया वो मेरा पेज? मैम ऑब्जर्वेशन सेकंड एरिया वाला था। हाँ यस बेटा, एरिया वाला। जैसे आपके मैं पास फर्स्ट में ही समझ रही थी सर। क्या कह रहे हो? मैं सोच रही थी फर्स्ट में ये वो नहीं, पहले हमने बी डिस्कस किया, फिर हमने एरिया डिस्कस किया, थर्ड हम एंगल डिस्कस कर रहे हैं। सो जैसे ये कॉइल है, कॉइल कुछ भी हो सकती है, कोई जरूरी नहीं है सर्कल हो, स्क्वायर भी हो सकती है, रेक्टेंगल भी हो सकती है, ठीक है। अब जैसे ये मेरे पास कॉइल है और मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसमें अंदर जा रहा है, राइट? तो इसको मैं कैसे समझा, ऐसे समझाती हूँ। देखो, मान लीजिए ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है और ये वो एरिया है कॉइल का। एरिया वेक्टर आप ऐसे दिखाओगे परपेंडिकुलर, राइट? और ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड, दोनों में एंगल कितना है? 0 है। 0 डिग्री। यस मैम। आप इसको रोटेट करने लग जाएंगे तो इससे रिलेटेड एंगल बदलेगा ना। देखो एंगल बदल रहा है ऐसे,
बदल रहा है ना? यस मैम। वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल बदल रहा है, बदल रहा है। ओरिएंटेशन क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उससे कितनी फील्ड ऑफ लाइंस पास करेंगे। जैसे मान लो इनिशियल केस था, इनिशियल केस में तो परपेंडिकुलर सारी पास कर रही थी, लेकिन जैसे ही आप घुमाना शुरू करोगे तो आपको कंपोनेंट लेना पड़ेगा ना मैग्नेटिक फील्ड का, उसके डायरेक्शन में, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस थोड़ा घट जाती है। ठीक है, जीरो पे आपके पास मैक्सिमम मिलेंगी जब उनके बीच में एंगल जीरो है, वो प्रॉपर पास हो रही है। जैसे जैसे आप थीटा को बढ़ाओगे नंबर ऑफ फील्ड लाइंस उससे डिक्रीज होने लगती। या हो सकता है आप थीटा को घटाने लग जाओ, पहले इनिशियली ऐसे था, आप उसको घटाने लग जाओ तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस उससे बढ़ जाएंगी। सो बेसिकली घुमाने की वजह से, यानी कि एंगल चेंज करने की वजह से आपके पास क्या हो रहा है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हो रही है। यस मैम। यस मैम। यस मैम। लाइंस पासिंग थ्रू कॉइल चेंजेस, थ्रू कॉइल चेंजेस। तो अब देखिए यहां पर भी तो फ्लक्स चेंज होगा ना, फ्लक्स तो चेंज होगा ही ना। यस मैम। यस बिल्कुल होगा। और यहाँ पर अगर चेंज होता है, फ्लक्स चेंज होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रिलेटेड टू कॉइल चेंज होती है, उस चेंज की वजह से क्या आता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ करंट। यस, इंड्यूस्ड ईएमएफ। एंड हमारी कॉइल आपको दिख रही है कि क्लोज है, तो यहाँ पर आ जाएगा इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? तो हमारे पास यस मैम। निकल के आया। क्या कह रहे हो बेटा? शैली बोल रही है। मैम तीनों के केसेस में जैसे हमने एरिया इंक्रीज किया और एंगल चेंज किया और कंडक्टिंग कॉइल को इनवर्ट फील्ड में रखा, तीनों केसेस में मैम हमारी जो कंक्लूजन निकल के आया वो ये निकल के आया कि इंड्यूस्ड ईएमएफ है जिसकी वजह से करंट इंड्यूस्ड हो रहा है। तो मैम तीनों कंक्लूजन सेम ही होंगे? हाँ, तीनों की वजह से हो सकता है किसी पर्टिकुलर केस में सिर्फ बी बदल रहा है, हो सकता है किसी केस में आपके पास सिर्फ एंगल बदल रहा है, हो सकता है किसी केस में सिर्फ एरिया बदल रहा है। तो कोई भी एक चीज चेंज होती है तो हमारे पास फ्लक्स चेंज होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कनेक्टेड टू कॉइल चेंज होती है और उसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है, करंट इंड्यूस होता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? जैसे अगर इसका कंक्लूजन में लिखती हूँ, देखो फाई आता है बी ए कोस थीटा, तो अगर आप बी में चेंज कर रहे हैं तो भी आपके पास फ्लक्स में चेंज है, अगर आप ए में चेंज कर रहे हैं तो भी फ्लक्स में चेंज है, आप एंगल में चेंज कर रहे हैं बिटवीन बी एंड ए तो भी आपके पास फ्लक्स चेंज है। और जहां फ्लक्स चेंज है रिलेटेड टू क्लोज्ड कॉइल, वहां इंड्यूस्ड ईएमएफ है, इंड्यूस्ड करंट है। ठीक है? यस मैम। की वजह से भी हो सकता है, तीन फैक्टर की वजह से, कितने भी फैक्टर की वजह से हो, फ्लक्स तो चेंज है ना। फ्लक्स चेंज है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट। अभी बोलो शैली, बोलो बेटा क्या कह रही हो? हाँ हाँ, समझ नहीं आएगा। क्या नहीं समझ में आया? मैम जो आपने एंगल वाली बताई ना, कम समझ आया। एंगल सुनो, दोबारा एंगल सुन लो, परेशान नहीं हो, दोबारा रिपीट कर देते हैं। ये वो कॉइल है, मेरा हाथ, ठीक है, और एरिया वेक्टर मैंने दिखा दिया, ये परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस। ये मैग्नेटिक फील्ड है जो इनवर्ड दिखा रखा है आपको। अब अगर मैं इसमें कॉइल को घुमाने लग जाऊं, देखो इनिशियली अब इसका फ्लक्स कितना है, बी ए कोस जीरो, बी ए। यस मैम। यस मैम। अब अगर मैंने इसको घुमा दिया, मान लो सपोज मैंने इसको घुमा दिया कोस 60 पे ले आई मैं, मतलब मैंने इसको रोटेट किया, तो बी और ए में जो एंगल बन गया कोस 60 एंगल, 60 डिग्री का एंगल बन गया। तो बी ए कोस 60, कोस 60 कितना होता है? व्हाट इज कोस 60? यानी इस कॉइल से रिलेटेड जो मैग्नेटिक जो फ्लक्स है, फ्लक्स तो आधा हो गया ना, बी ए बाई 2 हो जाएगा। हो गया नहीं हो गया? पहले बी ए था, अब बी ए बाई 2 हो गया, और 90 पे लेके तो 0 हो जाएगा। मतलब अगर आपने इसको ऐसे परपेंडिकुलर टू फील्ड रख दिया तो अब इसमें से तो कुछ भी नहीं पास करेगा, राइट? तो अब इससे रिलेटेड फ्लक्स, यानी फ्लक्स बदल रहा है ना, जैसे 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 एंगल करो, पहले बी ए था, बी ए बाई 2 और फिर 0 भी हो गया, तो फ्लक्स चेंज है ना कॉइल से रिलेटेड घुमाने की वजह से, है कि नहीं? है कि है? तो चेंज अगर है तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, और क्लोज कॉइल अगर है तो उसमें करंट दौड़ जाएगा। और करंट किधर दौड़ेगा वो नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे जब हम लेंज लॉ पढ़ेंगे। थोड़ा सा आइडिया दे दूं, करंट ऐसे दौड़ता है कि जो कारण उसको प्रोड्यूस करता है वो उसी को खत्म करना चाहता है, सिंपल। मैम अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस है। क्या कह रहे हो बेटा? मैम जो इंड्यूस करंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में है। हाँ, वो ऐसे इंड्यूस हो, वो करेंगे हम लोग, बहुत सारे उसके केसेस करेंगे। वो ऐसे आता है कि जिस वजह से वो बनता है
उसी को वो अपोज कर दे, वो लेंस लॉ होता है। लेंस लॉ हम बाद में पढ़ेंगे, अभी बस ये समझो कॉइल से रिलेटेड अगर फ्लक्स चेंज है ना, ठीक है, तो उससे उस कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होता है, और अगर क्लोज्ड कॉइल होती है तो उसमें करंट दौड़ जाता है। ठीक है, मैजिक हो जाता है, मैजिक। आगे चलें। अब इसके बाद जो हमारे पास आता है, हमारे लॉज ही आ जाते हैं सीधा। तो लॉज डिस्कस करते हैं। पहला लॉ जो आपके पास है फैराडेज फर्स्ट लॉ, जो हमने अभी सारी कंक्लूजन्स लिखे हैं ना। मैम ये वही जो केमिस्ट्री में पढ़े थे वही वाले सेम लॉज है? केमिस्ट्री में कौन से पढ़े हैं आपने अभी? आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़े हैं। नहीं है, अलग है। अलग मिलेंगे वैसे तो। ओके मैम। फैराडेज लॉ, जिसमें पहला जो है फर्स्ट लॉ, मैं आपको नोट डाउन करा देती हूँ, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। यस बेटा बोलिए। एक ही फैराडे है केमिस्ट्री फिजिक्स, क्या कहते हो? फैराडे है या फिर अलग अलग है? मैम ये ये जो तो मुझे साइंटिस्ट है फैराडे, केमिस्ट्री का मुझे चेक करना पड़ेगा बेटा। हो मैम सकता है एक कि ही है, बट उन्होंने अलग अलग लॉज दिए हैं। एक ही एक साइंटिस्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के रेफरेंस में, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यस मैम। मुझे लग रहा है वैसे सेम होना चाहिए, क्योंकि एक साइंटिस्ट का नाम पूरा फेमस होता है, एक ही है। केमिस्ट्री में भी मिलेगा और फिजिक्स में भी मिलेगा। मैम ईएमएफ भी तो आता है केमिस्ट्री में। या दिस इज नाइस पॉइंट, ईएमएफ भी आता है। ठीक है, तो इसीलिए तो बोल रही हूँ ना, आपको ऐसे पढ़ा रहे हैं जो केमिस्ट्री फील्ड में भी इस्तेमाल होते हैं, फिजिक्स बायो में भी इस्तेमाल होती है, वही टॉपिक है आपको। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ पे आते हैं बेटा, नोट डाउन कीजिए। व्हेनेवर देयर इज अ चेंज, whenever there is a change in magnetic flux। मैम स्टक हो गया। स्टक है। अच्छा दोबारा करते हैं। स्टक नहीं है। अपनी क्लास की स्ट्रेंथ थोड़ा ज्यादा ना, आ इस वजह गया। से प्रॉब्लम हो रही है। आ गया ना? मैम स्टक नहीं है। ओके ओके। whenever there is change in magnetic flux linked with a conductor and EMF is induced, in the conductor। ये तो समझ में आ गया। अभी जब फ्लक्स चेंज हो रहा था तो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा था ना। यस मैम आगे। कंडक्टर। यस मैम। अब यहां से इंपॉर्टेंट बात जो निकल के आती है, इफ द कंडक्टर forms a closed loop, तो इंड्यूस करंट आ जाएगा ना। यस मैम। इंड्यूस्ड यस मैम। current will flow through loop। क्लियर है सबको ये बात? अब इसको मैं बना के दिखा देती हूँ। जैसे कंडक्टर तो आपके पास एक रोड हो सकती है, एक वायर हो सकती है। मान लो ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड, जिसके अंदर आपका जो कंडक्टर है वो रखा है। मान लीजिए फील्ड है, फील्ड में हमने एक कंडक्टर रख दिया, कंडक्टर सब मैंने रख दिया एक रोड। और अगर मैं बी को चेंज कर दूं, बी इज इंक्रीजिंग, सपोज मैंने बी इंक्रीज किया, तो इस कंडक्टर से रिलेटेड मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो इससे पास करेंगे वो बढ़ जाएंगी ना। यस मैम। लोड भी इंक्रीज करेगी। यस, तो यहाँ पर ईएमएफ तो इंड्यूस होगा ही होगा। यस मैम। लेकिन करंट इंड्यूस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि करंट दौड़ाने के लिए सर्किट को क्लोज होना जरूरी है। इसलिए जो है ये वर्ड इन्होंने लिखा है, इफ द कंडक्टर फॉर्म्स अ क्लोज्ड लूप, तब आपके पास इंड्यूस करंट आएगा। कभी भी सर्किट ओपन होता है तो उसमें पोटेंशियल डिफरेंस तो हो सकता है, ठीक है, लेकिन उसमें करंट नहीं आता। यहां पर आप लिख सकते हो बिकॉज नो क्लोज्ड सर्किट। ठीक है, मैम एक बार फिर से रिपीट कर देंगे? दोबारा देखो, आप जैसे जनरल 9th 10th में भी पढ़ते हैं, एक बल्ब लगाते हो, एक बैटरी लगाते हो, की लगाते हो ना, ठीक है। सो अगर आप की को क्लोज कर देते हैं तो आपके सर्किट में करंट दौड़ता है, क्योंकि सर्किट कंप्लीट हो जाता है। जब तक सर्किट क्लोज नहीं होता तब तक आपके पास करंट नहीं आ सकता, लेकिन आपके पास वहां पोटेंशियल डिफरेंस हो सकता है।
ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। ईएमएफ क्या आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस समझ लीजिए, पोटेंशियल डिफरेंस है, हालांकि दोनों में थोड़ा डिफरेंस होता है, लेकिन फॉर सम टाइम यहाँ पर समझ सकते हैं कि ईएमएफ इंड्यूस है, पोटेंशियल डिफरेंस है। लेकिन सर्किट ना पूरा होने की वजह से क्या होगा, करंट नहीं आएगा, करंट इंड्यूस नहीं होगा ना, करंट इंड्यूस नहीं होगा। बिकॉज नो क्लोज सर्किट, सो नो इंड्यूस करंट विल फ्लो, ईएमएफ इंड्यूस हो सकता है। तो उन्होंने बोला है ये चीज कि मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कंडक्टर अगर चेंज है, ईएमएफ जरूर आ जाएगा उसके दो एंड्स पे, पोटेंशियल डिफरेंस जरूर आ जाएगा, लेकिन उस कंडक्टर से करंट तब पास करेगा जब वो क्लोज सर्किट क्रिएट कर रहा हो। अगर मान लो इसी रोड को मैं घुमा के बंद करके स्क्वायर बना दूं, रेक्टेंगल बना दूं, तो वो लूप पूरा बन जाएगा, तो उसमें करंट दौड़ जाएगा। तो मैम आई बात वैसे समझ भी तो अगर सर्किट ओपन होगा तो करंट तो वैसे भी फ्लो नहीं होगा ना। तो वही तो मैं बोल रही हूँ ना कि अगर क्लोज सर्किट नहीं है, सर्किट ओपन हो गया, एक तार है, सर्किट की तार को आप सीधा रख दो, दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस तो आ जाएगा, लेकिन आपके पास सर्किट बंद नहीं है, तब तक आपके पास करंट नहीं आएगा ना। क्लियर है तुषार? यस मैम। यस मैम। फ्री में स्वर्ग पहुंचाएगा, ये कौन पहुंचा रहा है? दीपक। दीपक क्या कह रहा है? दीपक कहाँ पहुंचा रहा है, क्यों पहुंचा रहा है? नहीं देखो पेशेंट्स को, तो वो पक्का मारेगा एक दो को। एक दो पेशेंट को मारेगा, अच्छा सही है। तुम्हारी अपनी अपनी मस्ती चल रही है चैट में, है ना, चेक करनी पड़ेगी बीच बीच में। मुझे लगा ध्यान से सुन रहे हैं। मैम सारा सुनने, सारे नोट्स प्रॉपरली। हम मल्टीटास्कर हैं। बड़े बड़े स्मार्ट बच्चे हो गए हैं, हम बुढ़े हो गए लगता है। क्या करें मैम? मैम आप बदतमीज बोलने वाले थे, पर आपने फिर बड़े स्मार्ट बोला। अच्छा नहीं 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 नहीं, बदतमीज नहीं है बच्चे। मैंने अभी कितने सारे बच्चों से बात करी है व्हाट्सएप पे, और वैसे भी ग्रुप पे बात करी, एक भी बच्चा बदतमीज नहीं है। एवरीवन इज सो नाइस एंड डिसेंट, बट हाँ स्मार्ट बहुत है, और स्मार्ट बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर को डबल मेहनत करना पड़ता है, ठीक है। मैम ये बात तो कह रहे हो, या मेहनत करना पड़ेगा बेटा। अभी हम एक एनसीईआरटी की आंखों से कुछ चीजें देखेंगे, एनसीईआरटी की आंखों से। एनसीईआरटी में कुछ अलग अलग बातें लिखी होती है ना, जो हम नॉर्मल भाषा में समझते हैं, कुछ और भाषा में एनसीईआरटी में लिखा होता है। तो एनसीईआरटी में वो इस चीज को क्या बताते हैं, मान लीजिए आपके पास एक क्लोज सर्किट है, मान लो ये आपके पास एक लूप बना दिया उन्होंने, ठीक है, और मैंने यहाँ पर लगा दिया एक गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का क्या काम होता है? मैम वो करंट को यस, तो वो क्या करते हैं कि एक बार मैग्नेट लेते हैं, बार मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ हो गया एक साउथ हो गया। आपको पता है नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन जैसे निकलती है। यस मैम। वो क्या करते हैं, इस बार मैग्नेट को इस डायरेक्शन में मूव कराते हैं। तो मुझे बताओ, ये जो आपने कॉइल बनाया है, जो ये लूप बनाया है, इससे रिलेटेड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा पास करेंगे अगर आप उसको पास लेके जा रहे हैं तो? यस मैम। Magnetic field lines on moving this towards the coil, magnetic field lines will change. Magnetic field lines passing through coil will change. Through coil change, जैसे यहाँ पर हमारे पास बढ़ रही है, हो सकता है घट भी रही होती है अगर मैं उसको दूर लेके जाती हूँ, मतलब चेंज हो रहा है। So magnetic field lines passing through coil changes, तो आप बोल सकते हो मैग्नेटिक फ्लक्स आ जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाएगा, फाई चेंजेस, और फाई चेंजेस है तो अकॉर्डिंग टू फैराडेज फर्स्ट लॉ ईएमएफ इंड्यूस होगा। और ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है तो क्लोज सर्किट है तो करंट आ जाएगा। अभी ये क्लोज, तो यहाँ पर करंट इंड्यूस हो जाएगा, करंट इंड्यूस होगा। यस, तो गैल्वेनोमीटर में क्या होगा, डिफ्लेक्शन आ जाएगा। मैम यस यस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होंगी ना? हाँ जी बेटा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, फ्लक्स क्या है, फ्लक्स नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द कॉइल है ना, जो परपेंडिकुलर पास कर रही है। सो मान लो आपके पास पहले यहाँ रखा था, तो कुछ फील्ड लाइंस ना ऐसे डाइवर्ट हो गई, मतलब कुछ ऐसे ऊपर चली गई, कुछ नीचे चली गई, बट मान लो आप इसको क्लोज लेके आते हैं तो कुछ फील्ड लाइंस और इसमें से पास करेंगी। सो इससे रिलेटेड, कॉइल से रिलेटेड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का चेंज हुआ, बढ़ी, यहाँ पर बढ़ी मतलब फ्लक्स बढ़ गया ना, फ्लक्स बढ़ गया तो ईएमएफ इंड्यूस हो गया और करंट इंड्यूस हो गया और गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हो गया। क्लियर है ये चीज सबको? यस मैम। यस मैम। ओके, मैम वॉइस एक और यहाँ
मेरी आवाज सही आ रही है सबको? यस मैम। मैम Yes, मैम ma'am. ब्रेक हो रही है बीच बीच में। अच्छा तुषार क्या बोल रहे हैं? मैम नहीं आ रही, एकदम बढ़िया आवाज आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। यस अच्छा मैम, बढ़िया। स्मूथ अभी चल देखो रही है। आपका नेट में भी कई बार प्रॉब्लम होता है ना, हो सकता है कई बार मेरे में प्रॉब्लम हो, तो बहुत सारी प्रॉब्लम होगी। ठीक है, कोई नहीं, आगे चलते हैं। अच्छा एक चीज और है, यहाँ से एक दो कंक्लूजन और निकाल सकते हैं हम लोग। एक तरीके से और लिख सकते हैं हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइन वाला जो हमने डिस्कस किया है, जैसे फर्स्ट लॉ जो हमने लिखा है उसको एक और तरीके से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं वो मैं पहले लिखवाती हूँ फिर आपको समझाती हूँ। whenever there is relative motion between coil and magnet, कॉइल और मैग्नेट के अंदर अगर रिलेटिव मोशन है एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन कॉइल, ठीक है? Yes, ma'am. यस यस मैम। तो इफ कॉइल इज क्लोज सर्किट एंड इंड्यूस्ड करंट फ्लोज थ्रू इट। अच्छा मुझे बताओ, जो हमने फैराडेज मैम का वॉइस फर्स्ट बहुत लॉ, ब्रेक हो रही। दोबारा से बोलती हूँ मैं, इफ कॉइल इज क्लोज सर्किट एंड मैम सही इंड्यूस्ड है। करंट फ्लोज थ्रू इट, ठीक है? आपकी अगर मान लो आवाज मेरी ब्रेक हो रही है आपके फोन में, या फिर स्क्रीन स्टक हो रही है, जस्ट हैव सम पेशेंस फॉर 5 to 6 सेकेंड्स, मे बी वो नॉर्मलाइज हो जाए, ठीक है? और नॉर्मलाइज नहीं होती तो आप चैट पे लिख दिया करो कि मैम आवाज ब्रेक हो रही है या फिर स्क्रीन स्टक हो रही है। स्क्रीन स्टक का मेरे पास सोल्यूशन है, मैं आगे पीछे कर लूंगी। आवाज ब्रेक हो रही है तो आप एक बार दोबारा से क्लास ज्वाइन करके देख लो, मे बी आपके इंटरनेट की वजह से है। बट अगर आप रिपीटेडली क्लास में बोलेंगे ब्रेक हो रहा है ब्रेक हो रहा है ब्रेक हो रहा है, तो उससे फिर आप लोगों की ही क्लास डिस्टर्ब हो रही है। बेटा एक बार खुद दोबारा ज्वाइन करके देखा करो। क्लियर है? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है। तो अच्छा मैंने जो लिखा है क्या ये फर्स्ट लॉ से डिफरेंट है? फर्स्ट लॉ ही तो लिखा है मैंने एक तरीके से। मैंने क्या बोला है अभी देखो, ये जो चीज है इसी में समझते हैं। अगर मैं इस मैग्नेट को 3 मीटर पर सेकेंड से कॉइल की तरफ लेके जा रही थी, बट कॉइल भी आगे 3 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, तो मुझे बताओ इस लूप से कनेक्टेड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बदलेंगी क्या? नो मैम। नो मैम। बिकॉज देयर इज नो नो मैम। No, ma'am. मोशन बिटवीन देम। अगर मैं इसको रेस्ट पे कर देती हूँ, जैसे पहले मैं समझा रही थी आपको कि भाई ये रेस्ट पे, और मैं मैग्नेट को पास लेके आ रही हूँ, देन देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मान लो ये 3 मीटर पर यस मैम। चल रहा है, यस यानी मैम। क्योंकि उनके बीच में एक रिलेटिव मोशन है। अगर मान लीजिए ये चल रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से और पीछे वाला आ रहा है 4 मीटर पर सेकेंड से, तो भी तो रिलेटिव मोशन है, तब भी आपके पास फील्ड लाइंस बनती है। यानी फर्स्ट लॉ को थोड़ा मॉडिफाई करके आप लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, whenever there is relative motion between coil and magnet, an EMF is induced in the coil, and if closed circuit, an induced current will flow through it. समझ में आया दूसरा फॉर्म इसका? Yes, ma'am. यस मैम। अब हमारे पास फैराडेज सेकंड लॉ है। फैराडेज सेकंड लॉ बहुत ही आसान है। अभी तक तो हम बात कर रहे थे भाई कुछ चेंजेस हो रहे हैं, चेंजेस होने की वजह से वहां पर इंड्यूस ईएमएफ की वजह से वहां से अगर क्रॉस सर्किट इंड्यूस करंट है, मैग्नीट्यूड कितना है उस ईएमएफ का, वो आपके पास सेकंड लॉ है। तो सेकंड लॉ क्या कहता है? फैराडेज सेकंड लॉ क्या है? फैराडेज सेकंड लॉ ये कहता है, अगर इसका डेफिनेशन लिखना है ये भी लिख लीजिए, the magnitude of induced EMF is directly proportional to rate of change in magnetic flux. The magnitude of induced EMF is directly proportional to, यहां से बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आएंगे और आपके पेपर में सीधे क्वेश्चन आए हैं सेकेंड लॉ से, ठीक है? So magnitude of induced EMF is directly proportional to rate of change of नहीं in magnetic flux। अगर मैं इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखूं तो मैं लिखूंगी phi is directly proportional to change in, sorry, EMF is directly proportional to, E is directly proportional to, बताओ पढ़ रखा है तुम लोगों ने?
चेंज इन फ्लक्स बाय चेंज इन टाइम। प्रोपोर्शनलिटी साइन हम हटाते हैं तो ई की वैल्यू क्या आती है आपके पास, डेल फाई बाय में डेल टी कांस्टेंट। सपोज प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट की वैल्यू 1, ई इज इक्वल टू डेल्टा फाई बाय में डेल्टा टी। अब यहाँ से भी दो चीजें निकलती हैं, एक होता है आपके पास मैम स्टक नहीं है, ई एवरेज, स्टक मैम स्टक नहीं, मैम स्टक नहीं है। ओके ओके, देखो एक होता है ई एवरेज, जैसे करंट एवरेज और करंट इंस्टेंटेनियस निकालते थे ना, तो ई एवरेज क्या होता है आपके पास, इस पे ये साइन बहुत जरूरी है अभी हमारे लिए, क्योंकि लेंस लॉ जब तक हम नहीं लिखते तब तक हमें समझ में नहीं आएगा। सो ई इज इक्वल टू डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी का मॉड्यूलस, हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं अभी, ठीक है, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं। और ई एवरेज क्या होता है, डेल्टा फाई बाय में डेल्टा टी, ठीक है। और ई इंस्टेंटेनियस अगर निकालते हैं तो हम लिखते हैं डी फाई बाय में डी टी, बट एक्चुअल जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा फाई बाय में डेल्टा टी। नेगेटिव साइन आता है ड्यू टू डायरेक्शन, कि क्या डायरेक्शन रहेगा, ठीक है। तो इस पे अभी आप फोकस ना करें, अभी आप ये समझे कि मैग्नीट्यूड कितना होगा उस इंड्यूस्ड ईएमएफ का, और इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड अगर आपको पता है तो आप करंट भी तो निकाल सकते हो। करंट क्या होता है आपके पास, अगर मान लो मुझे आई एवरेज निकालना पड़े तो V इज इक्वल टू आर आई होता है, आई इज इक्वल टू वी बाई आर होता है। तो आपके पास ये क्या आ रहा है, वी यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस, या कह लो आप ईएमएफ। तो अगर एवरेज की बात कर रहे हो तो डेल्टा फाई बाय में डेल्टा टी, ये हो गया आपके पास V वाला जो रोल है, और बाय में जो कॉइल की बात कर रहे हो, जिस कॉइल से आपके पास ये मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है उसका जो रेजिस्टेंस है वो आर है, ठीक है। ये हमने यूज किया V इज इक्वल टू आर, ठीक है। ऐसे ही आप आई इंस्टेंटेनियस लिख सकते हैं, एक सेकेंड लेट मी कंप्लीट इट, 1 बाय आर इंटू में डी फाई बाय में डी टी। क्लियर है ये चीज सबको? यस मैम। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पर क्वेश्चन आया भी है, एक कॉइल होना जरूरी नहीं है ना, एक से ज्यादा भी कॉइल हो सकती है, ठीक है। मान लो इकट्ठी जो है 4 कॉइल है और उनकी तरफ आप मैग्नेट लेके आ रहे हो, हर एक कॉइल के ऊपर आपने इंड्यूस्ड ईएमएफ देख लिया, तो जितनी भी कॉइल है उनमें भी उतना ही इंड्यूस होगा। तो जितनी कॉइल्स n टाइम्स कर, अगर आपके पास n कॉइल्स हैं उतने से आप मल्टीप्लाई कर देते हैं। इफ n कॉइल्स, तो आपके पास E की वैल्यू क्या हो जाएगी, n इंटू में डेल्टा फाई बाय में डेल्टा टी। और करंट की वैल्यू भी अगर निकालना है 1 बाय आर इंटू n इंटू में डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी। अब देखो ये तो मैंने आपको एवरेज वाला लिखा है, इंस्टेंटेनियस के लिए भी सेम है, आप n से मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर है ये चीज सबको? यस मैम। आज मेरा भी इसमें एरो की काम नहीं कर रहा है। क्लियर है अभी? मैम एक बार स्लाइड दिखा दीजिए दोबारा, अभी इसके बाद दिखाती हूँ मैं एक बार इसका छोटा सा रिकैप करा दूं। फैराडे सेकंड लॉ क्या कहता है कि किसी भी कॉइल से कितना तेजी से मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है, कितना तेजी से घट रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है ईएमएफ, ना कि कितना फ्लक्स है। उसको इस बात से मतलब नहीं है, मान लो पहले 5 लाइन थी, एक सेकंड में फिर 10 लाइन होगी, अगले सेकंड में 15 लाइन होगी, तो कितना तेजी से उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है पास कर रहा है या डिक्रीज हो रहा है, मतलब इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है क्या, कि उस कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा। प्रोपोर्शनलिटी साइन हम हटाते हैं, दैट इज इक्वल टू डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी। एवरेज और इंस्टेंटेनियस के लिए फॉर्मूला लिख सकते हैं, ऐसे ही करंट एवरेज और इंस्टेंटेनियस के लिए लिख सकते हैं यूजिंग V इज इक्वल टू आर आई। अगर एक से ज्यादा कॉइल्स है तो उन कॉइल से मल्टीप्लाई कर दीजिए जितनी कॉइल्स है, ठीक है। दिस इज योर सेकंड लॉ। क्लियर है यहाँ पर सबको? मैम ये यस मैम आ गया। पक्का? एक क्वेश्चन करोगे फिर? मुझे नहीं आ रहा क्यों आया। यस मैम। यस मैम करा दो। चलो फिर एक क्वेश्चन करो ये वाला। इफ द मैग्नेटिक फ्लक्स इज गिवन एज phi b equals to 5t square plus 4। मैम क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। हाँ जी, मैम स्टक नहीं है। आज कुछ ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है स्टक की। बीच में भी एक बार ये हुई थी, फिर रिजॉल्व हो गई थी। ये कुछ गूगल मीट का ही प्रॉब्लम है बेटा। मैम जैसे पहले होती थी। कोई बात नहीं, एक बार इसको सॉल्व करो। इफ द मैग्नेटिक फ्लक्स इज गिवन एज phi equals to 5t square plus 4t plus 1, find induced EMF through the coil t is equal to 1 second। किसी भी समय पर निकालना इंस्टेंटेनियस वाला फॉर्मूला लगता है, और किसी टाइम पीरियड के लिए निकालना एवरेज वाला फॉर्मूला लगता है। 14 आया मैम।
क्या कह रहे हो बेटा? 14 आएगा। मैम 14 वोल्ट। तुम लोगों ने 14 क्या कर रखा है? टेस्ला मेगा स्क्वायर। यस मैम 14। सिंपल 14। देखो ई एवरेज होता है, मैग्नीट्यूड वाइज हम देखें तो डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी। ई इंस्टेंटेनियस होता है डी फाई बाय में डी। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास 5 दूनी 10 टी प्लस में 4। आपको ई इंस्टेंटेनियस निकालना कौन से टाइम पे है? एट टी इज इक्वल टू 1। तो ये कितना हो जाएगा? 14 1 वोल्ट। 14। डन। अगला निकाल दो फिर। यस अगला क्वेश्चन करेंगे सभी बच्चे। मैम वो एवरेज वाले में वो समझ नहीं आता, उस पर मॉड क्यों लगाए? वो इसलिए लगाया है क्योंकि अभी तक वो आपको तो माइनस साइन के लिए होता है। जो नेगेटिव साइन होता है वो होता है डायरेक्शन की वजह से, कि किस डायरेक्शन में ईएमएफ इंड्यूस्ड है या किस डायरेक्शन में आपका करंट दौड़ रहा है। जब हम डायरेक्शन की बात नहीं करते तो हम साइन नहीं लेते, जब हम डायरेक्शन की बात करेंगे तब हम साइन लेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी तो डायरेक्शन की कोई बात ही नहीं करी ना मैंने, किधर से किधर दौड़ रहे हैं तो हमारी कोई डिस्कशन ही नहीं हुई है। अभी सिर्फ हमको ये पता है उसमें चेंज हुआ है, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड में कोई चेंज, मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द कॉइल उसमें चेंज है, चेंज की वजह से ईएमएफ से करंट है, तो वो मैग्नीट्यूड कितना है अभी सिर्फ इतनी बात करिए, इसलिए हम लोग मॉड्यूलस लगाते हैं। क्लियर है? जैसे हो सकता है ना आपके पास फ्लक्स घट जाए 0.1 क्या रहता है? पर सेकेंड, मिलीमीटर 0.1 क्या है? 0.1 ये आपके पास बेटा क्या दे रखा है? रेडियस ऑफ कॉइल स्टार्ट श्रिंकिंग एट द रेट। ये आपका रेडियस किस रेट से चेंज हो रहा है वो दे रखा है, डी आर बाई डी टी। रेडियस मान लो स्मॉल आर, तो डी आर बाई डी टी आपको दे रखा है 0.1 mm पर सेकेंड। दिस इज वेरी नाइस क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन आपके नीट में आया हुआ है। राहुल is practicing very well. Nice. I'm impressed. मैथ चैप्टर 6, ये क्या चल रहा है? ये आपका लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, और इसके बाद 2 क्वेश्चन आपके आए हुए क्वेश्चन हैं पेपर में, ठीक है। नीट के पेपर में 2 क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन मैंने इसमें लिए हैं, वो आप घर पे प्रैक्टिस करोगे, ज्यादा नहीं दे रही। आज का रिवाइज करोगे और 2 क्वेश्चन निकाल के लेके आओगे। कल की क्लास में पहले हम वो 2 क्वेश्चन करेंगे, फिर अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे लेंस लॉ। ओके मैम। ठीक है, अभी मुझे ये क्वेश्चन निकाल के बता दो मैम, ये क्वेश्चन तो बता दो। क्वेश्चन बता देते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहले तो अ कॉइल इज प्लेस्ड विद इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। आपके पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या है, विच इज इक्वली स्पेस्ड, ठीक है। इक्वल मैग्नीट्यूड, इक्वली स्पेस्ड हम दिखाते हैं। तो इसके अंदर आपने परपेंडिकुलरली एक कॉइल रख दिया ऐसे, मतलब ये फील्ड आ रहा है, इसके परपेंडिकुलर रखते हैं, यानी एंगल कितना है एरिया वेक्टर एंड बी में 90 डिग्री है ना। एरिया वेक्टर भी Yes, ma'am. जीरो डिग्री मैम yes, 0 डिग्री होना चाहिए। एरिया वेक्टर भी इधर ही है आपके पास, और ये आपका मैग्नेटिक फील्ड भी इधर है, तो एंगल कितना हो जाएगा 0, ठीक है। और इसका वैल्यू आपको दे रखा है 0.5 टेस्ला। जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है इसका वैल्यू दे दिया 0.5 टेस्ला। If suddenly the radius of the coil starts shrinking at the rate of 0.1 mm per second, radius का मतलब समझ लो कि आपको सर्कुलर कॉइल दे रखा है, मैंने अभी आपको बना के दिखाया हुआ रेक्टेंगल, आप सर्कल समझ लो। सो आप कह सकते हो कि dr by में dt this is equal to 0.1 mm per second. Find the EMF induced in the conducting circular coil when the radius of the coil is 5 centimeter. सो चेंज क्या हो रहा है यहाँ पर? रेडियस चेंज, रेडियस का रेट दे रखा है ना, तो चेंज तो एरिया हो रहा है ना। ईएमएफ इंड्यूस होता है, ईएमएफ इंड्यूस क्या होता है डी फाई बाय में dt, राइट। फ्लक्स क्या होता है बेटा? फ्लक्स होता है BA, और एरिया क्या होता है आपका सर्कल के लिए B इंटू में पाई आर स्क्वायर, ठीक है। सो अगर मैं डी फाई बाय डी टी निकालना चाहूं यहां से, तो क्या है बी इंटू में पाई, और आप क्या करेंगे 2 मैम 2r बाय
क्योंकि बी कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, चेंज जो हो रहा है वो विद टाइम रेडियस में हो रहा है। तो जो आपको दे रखा है ना, रेट एट विच इट इज चेंजिंग 0.1 mm पर सेकेंड, इसको मीटर में कर लो, ठीक है। कितना हो जाएगा ये आपके पास 0.1 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, राइट। एंड ये आएगा नेगेटिव, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि श्रिंक कर रहा है, श्रिंक कर रहा है, तो जो रेट है ये नेगेटिव हो जाएगा। बट हम लोग ये मॉड्यूलस साइन ले रहे हैं, तो हमारे को उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो यहां से हमारे पास, अगर मैं यहाँ सॉल्व करूं तो ई क्या आ जाएगा आपके पास, दूसरा कलर ले लेते हैं, ई इज इक्वल टू आएगा बेटा, बी कितना है, इसको लिख लो, ये आ जाएगा आपके पास बी इंटू में पाई इंटू में 2 इंटू में आर इंटू में डी आर बाई में डी टी। वैल्यूज पुट करनी है, जैसे बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.5, पाई कितना आएगा 3.14 इंटू 2 इंटू आर कितना दे रखा है, जहां पर आपको निकालना है ईएमएफ इंड्यूस निकालना है व्हेन रेडियस ऑफ द कॉइल इज 5 सेंटीमीटर। तो आर क्या लेंगे, आर 5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर इंटू में डी आर बाई डी टी, जो आपने यहाँ निकाला है 0.1 इंटू 10⁻³ ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, आपके पास क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। जो राहुल ने आंसर बताया है वैसे भी ठीक है, और अगर आप इसको सिंपल उसमें लिखना चाहें 0, आई थिंक आपके पास जो एग्जैक्ट आंसर आएगा, अगर पावर्स की फॉर्म में आप देखें तो मैं बता देती हूँ, आप मैच कर लेना, 1.57 जो आंसर आएगा 1.57 इंटू 10⁻⁻4 आया किसी का? यही आ रहा है, यही आ रहा है। ओके, ममता आ गया आपका बेटा, अनामिका आ गया। क्लियर है सबको? अलीशा, अलीशा यस बोलो बेटा, आ गया आपका? यस मैम आ गया। हाँ जी पिंकी बोलो। यस मैम आ गया। कूल, क्वेश्चन समझ में आया? कोई डाउट तो नहीं? ओके, तो इस तरह के सवाल आते हैं, देखो थोड़ा सा आपको घुमा सकते हो, और फ्लक्स जिन चीजों पे डिपेंड कर रहा, हो सकता है आपके पास एरिया ना चेंज हो रहा होता, सवाल में आपको दे दिया होता कि बी चेंज हो रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स दे दिया होता, तो डीबी बाई डी टी कर देते, और आप एरिया को एरिया ही लिखते, ए का ए लिखते ना, राइट। सो जो चीज चेंज हो रही है आप उसको विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट कर देंगे। यहाँ पर आर चेंज हो रहा था तो हमने डी आर बाई डी टी कर दिया, बाकी चीजें कांस्टेंट थी। अगर बी चेंज हो रहा है तो डीबी बाई डी टी कर दो, बाकी चीजें कांस्टेंट कर दो। क्लियर है? यस मैम। यहाँ पर आपके दो सवाल हैं, एक ये सेम है इसी तरीके का जो अभी आप लोगों ने पढ़ा है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, जैसे पीछे आपके पास रेडियस में चेंज था यानी एरिया में चेंज था, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड में चेंज है, तो फ्लक्स में चेंज देखना, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वही आपके पास ईएमएफ हो जाएगा। और एक ग्राफ से रिलेटेड, देखो ग्राफ से बच्चे बहुत घबराते हैं, स्पेशली नीट स्टूडेंट्स बहुत ही ज्यादा घबराते हैं, ठीक है, तो ग्राफ के क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए। ओके, तो ग्राफ से रिलेटेड भी कल हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ग्राफ से रिलेटेड। क्लियर है? तो ये दो ट्राई कीजिएगा, ये वाला भी जरूर ट्राई कीजिएगा, दिस इज समथिंग न्यू फॉर यू, ठीक है।